Hello everyone, welcome to Defense Studies. So this is another video under the enrichment program for CAPF AC 2022 और इसमें पेपर 2 के अंडर आपकी जितनी भी मेजर थीम हैं आपकी, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी की हो, चाहे वो एग्रीकल्चर की हो, बी इट आपकी इंडियन सोसाइटी या फिर आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट। तो ये सभी मेजर थीम्स हम आपकी कवर कर रहे हैं अंडर द एनरिचमेंट प्रोग्राम। और एनवायरनमेंट की जो थीम है उसके भी काफ़ी हमने उस पर वीडियो बनाई है, तो किस तरह से वो आपको प्रिपेयर करनी है, राइट। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है अगर आप CAPF असिस्टेंट कमांडेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपका टारगेट है 100+ का। तो ये सभी छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अब अगर आप इनको सभी को अच्छी तरह से आज से ऑब्जेक्टिव मान के अपना काम कर रहे हैं तो 100 मार्क्स यू कैन गेन, राइट। सबके नहीं आते 100 मार्क्स, जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स इसमें पुट करेगा उसी के 100 मार्क्स आएंगे। तो मैं आपको एक रास्ता बताऊंगा हर एक चीज़ का, वो रास्ता वो जो तरीका है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपके इतने अच्छे आप मार्क्स आ सकते हैं, राइट। तो आज का टॉपिक है हमारा कम्युनलिज्म एंड रिलीजियस फंडामेंटलिज्म। क्यों पढ़ रहे हैं हम ये टॉपिक, ये मैं आपको दिखाता हूं। देखिए 2010 में आपसे पूछा था, एक ऐसे पूछा था, प्लूरलिज्म इन प्रैक्टिस इन आवर सोसाइटी, राइट। तो प्लूरलिज्म पे एक क्वेश्चन था, तो ये भी क्वेश्चन आप कनेक्ट कर सकते हैं आप किससे, अपना रिलीजियस इनटॉलरेंस से, कम्युनलिज्म से, ये दोनों चीजों से आप कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए 2014 में सेम एक और क्वेश्चन पूछा था आपसे, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म अ चैलेंज टू नेशनल सिक्योरिटी। कम्युनलिज्म के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो है आपकी रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, ये वॉयलेंट होती है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट देखिए 2018 में आपसे पूछा था, सिविल रॉन्ग एमर्जिंग फ्रॉम रिलीजियस बाइगोटरी कॉन्स्टिट्यूशनली पनिशेबल। देखिए दोबारा से आपसे रिलीजियस बाइगोटरी से या फिर कट्टरपंथी, आपको यहां दिखेगा धार्मिक कट्टर जन्य, ये इसका हिंदी में ट्रांसलेशन है। अभी क्या हो रहा है हमारे देश में, अभी भी बहुत सारी सिचुएशन या फिर बहुत सारी जो चीजें हैं वो अनफोल्ड हो रही हैं। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसकी डिमांड है, हमने देखा कि उत्तराखंड गवर्नमेंट के अंडर उन्होंने बोला कि वी विल ब्रिंग द यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। और नेशन वाइड यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की भी बात हुई है। और एक यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आपका एक क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, तो उसे भी आप मत भूलिएगा कि आपके CAPF एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद जो हम एक और चीज देखें, जैसे देर आर मैनी रिलीजियस इश्यूज। आज के टाइम में देखें तो हिजाब इशू एक बहुत मेजर इशू आ रहा है, फूड हैबिट्स क्या होनी चाहिए, कौन सा फूड आपको कंज्यूम करना है, एक ये भी इशू बन गया है हमारा। कहाँ पे, ड्यूरिंग द रामनवमी, जो रामनवमी थी उस दिन बहुत सी हमने देखा है कि कम्युनल क्लैश हुआ दो सोसाइटी के बीच में, नॉट ओनली इन वन पर्टिकुलर स्टेट बट थ्रू आउट इंडिया। MP में देखेंगे आप, दिल्ली में देखेंगे आप, यूपी में देखेंगे, तो ढेर सारी जगह ऐसा कुछ हुआ है। JNU जो वायलेंस हुआ है, JNU कैंपस के अंडर जो वायलेंस हुआ है इसको लेके, तो ये सभी सिचुएशन जो है ये क्यों एमर्ज हो रही है, ड्यू टू कम्युनलिज्म, ड्यू टू रिलीजियस इनटॉलरेंसेस, ड्यू टू रिलीजियस फंडामेंटलिज्म। जो लोग हैं फंडामेंटलिस्ट हैं, इसका फायदा उठा सकते हैं सिचुएशन का। तो हमारा इस पर्टिकुलर एसे के अंडर एजेंडा क्या है, इस पर्टिकुलर हमारा जो ये वीडियो है इसके अंदर एजेंडा हमारा यही है कि हम इसका बैकग्राउंड डिस्कस करें कि कम्युनलिज्म जैसे सिचुएशन क्यों पैदा हुई, उसके बाद कम्युनलिज्म ने किस तरह से रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन या फिर रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, ये वाली सिचुएशन कैसे पैदा हुई, राइट। तो ये हमारा पूरा एजेंडा है। इसमें से आप कुछ ही चीज़ें अपने पेपर 2 में यूज़ कर पाएंगे। अगर आपको बैकग्राउंड नॉलेज होगी तो उस बैकग्राउंड नॉलेज को आप अपने एसे राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं, बट इसकी सभी चीज़ें आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। आपको बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए। ये फर्स्ट पार्ट होगा इस वीडियो का। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या बात करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम ये बात करेंगे कि रेडिकलाइजेशन को कैसे हम काउंटर कर सकते हैं। सो व्हाट विल बी आवर डी रेडिकलाइजेशन स्ट्रेटेजी, राइट। तो चलिए देखिए कुछ न्यूज है हमारी, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म इज द लेटेस्ट ग्लोबल थ्रेट, ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है। नेक्स्ट जो इंसिडेंट हुए थे हमारे इंडिया में, अगर देखो पहलगार लिंचिंग, ये आपके महाराष्ट्र में एक लिंचिंग हुई थी ड्यू टू मिस इन्फॉर्मेशन, और ये भी आपका एक कम्युनल सेंसिटिव कुछ इशू है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट इज अभी रिसेंट हुआ है MP में, मध्य प्रदेश में, कर्फ्यू इन 3 एरियाज ऑफ खारगोन आफ्टर स्टोन हर्ल्ड एट राम नवमी प्रोसेशन व्हीकल सेट ऑन फायर, राइट। उसके बाद व्हीकल सेट ऑन फायर। अब देखिए तो
ये हमारा एजेंडा है कम्युनलिज्म। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? कॉन्सेप्ट, कम्युनलिज्म एज अ कॉन्सेप्ट, उसकी मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन बोले तो कम्युनलिज्म के भी 3 टाइप हैं, एक माइल्ड, एक मॉडरेट और एक एक्सट्रीम। तो 3 स्टेजेस में कम्युनलिज्म फैलता है। उसकी डायमेंशन देखें तो कम्युनलिज्म की एक एसिमिलेशन, एक वेलफेयरिज्म, एक दिस रिट्रीट्स, एक रिटेलिएटरी, उसके बाद सेपरेटिस्ट और सेसेशनिस्ट। ये जो लास्ट के 3 हैं, ये जो इसकी टाइप है, जो इसकी डायमेंशन है कम्युनलिज्म की, दीज 3 टाइप्स आर अ थ्रेट टू अवर नेशनल सिक्योरिटी, राइट। ऊपर की जो 3 टाइप है, दीज टाइप्स आर नॉट अ थ्रेट टू अवर नेशनल सिक्योरिटी। तो हम जानेंगे कि ये 3 और इन 3 में क्या डिफरेंस है जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी का खतरा है। सो इसके अंदर ये कवर होगा। उसके बाद हम देखेंगे हिंदू सिख और हिंदू मुस्लिम और एथनिक वायलेंस, किस तरह से हमारे देश में ये सब चीज़ें पैदा हुई। उसके बाद रिलीजियस फंडामेंटलिज्म। तो कम्युनलिज्म की जो एक्सट्रीम स्टेज होती है वो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म पे जाके खत्म होती है, राइट। तो अब हम देखते हैं कम्युनलिज्म हैज 3 मैनिफेस्टेशन। माइल्ड, पहली कैटेगरी है आपकी माइल्ड, व्हेन पीपल बिलोंगिंग टू सेम कम्युनिटी हैज सेम सेकुलर इंटरेस्ट। सेम कम्युनिटी के लोग हैं, उसको परवाह नहीं कि दूसरी कम्युनिटी के क्या इंटरेस्ट हैं, किस तरह से अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, उस कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी से कुछ नहीं लेना। मतलब जो उसकी कम्युनिटी के लोग हैं सिर्फ उनसे उन्हें मतलब है। व्हेन पीपल बिलोंगिंग टू सेम कम्युनिटी हैज सेम सेकुलर इंटरेस्ट। दूसरा देखें तो मॉडरेट, व्हेन पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटी हैव डिफरेंट इंटरेस्ट। मतलब एक कम्युनिटी, 2 कम्युनिटी होगी यहाँ पे, दोनों कम्युनिटी को पता है कि दूसरी कम्युनिटी के डिफरेंट इंटरेस्ट है, हमारी के डिफरेंट इंटरेस्ट है, बट देयर इज ए नो एंटागोनिज्म बिटवीन दीज 2 कम्युनिटीज एट दिस पर्टिकुलर स्टेज। तीसरी जो हमारी सिचुएशन है वो है एक्सट्रीम, व्हेन पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट ग्रुप्स हैज नॉट ओनली डिफरेंट इंटरेस्ट बट म्यूचुअली एंटागोनिस्टिक एंड हॉस्टाइल इंटरेस्ट। उनको ये लगता है, उनका जो मानना ये है, अगर हमें सरवाइव करना है तो दूसरी पर्टिकुलर जो हमें कम्युनिटी है उसको हमें दबाना पड़ेगा, राइट। तो म्यूचुअली एंटागोनिस्ट हो गया इसमें। जीरो सम पावर गेम, ये आपने सुना होगा, जीरो सम पावर गेम। उसके बाद हम देखें तो अब पॉलिटिक्स जब भी इसमें कम्युनलिज्म में इन्वॉल्व होती है, सारी जो प्रॉब्लम है यहीं से शुरू होती है। जब भी कोई इशू का पॉलिटिसाइजेशन होता है, जैसे पॉलिटिकल ट्रेड इन रिलीजन। अब देखिए, अ मैन ऑफ रिलीजन इज नॉट कम्युनल। अगर कोई अपने रिलीजन को अच्छी तरह से फॉलो करता है वो कम्युनल नहीं होता, बट अ मैन हु प्रैक्टिस पॉलिटिक्स बाय लिंकिंग इट विद रिलीजन इज कम्युनल। आज के देश में, आज के टाइम में जो हमारे देश में हो रहा है वो कम्युनल पॉलिटिक्स हो रही है, वो डिवाइसिव पॉलिटिक्स हो रही है, राइट। अब देखें तो डायमेंशन ऑफ कम्युनलिज्म। पहला जो हम मैंने बोला था कि पहली 3 जो उसकी टाइप्स है कम्युनलिज्म की, इज नॉट अ थ्रेट टू आवर नेशनल सिक्योरिटी। लास्ट वाली जो है हमारी थ्रेट बन जाती है। जो पहली टाइप वो है एसिमिलेशन, ब्रिंग द मेजोरिटी कम्युनिटी एंड माइनॉरिटी ग्रुप टुगेदर। ये इसका मतलब है एसिमिलेशन का। वेलफेयरिज्म का मतलब है इन दिस पीपल डू नॉट कॉज हार्म टू अदर रिलीजन्स बट बेस्ड ऑन द रिलीजियस आइडेंटिटी दे ओनली वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर ग्रुप। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मतलब अपनी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए वो काम कर रहे हैं। जैसे सिख में आप देखा होगा गुरुद्वारा में काम करते हैं, तो गुरुद्वारा वाले लोग नॉट ओनली दे आर वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर रिलीजियस कम्युनिटी, बट दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी के भी वहाँ जाके खाना खा सकते हैं। तो जैन्स या फिर क्रिश्चियन मिशनरीज और जैन्स, ये क्लोज कम्युनिटी है, दे आर ओनली वर्किंग फॉर देयर ओन, मोस्टली देयर ओन रिलीजियस बेनिफिट। नेक्स्ट इज रिट्रीट, ये बहामनिज्म में आ जाएगा आपका 1884 में। जैसे रिट्रीट में देखें तो लोटस टेम्पल के जो लोग हैं, वहाँ के जो पादरी हैं या फिर वहाँ के जो लोटस टेम्पल के अंदर जो रिलीजियस टीचर्स हैं वहाँ पे, वो ये कहते हैं कि आप जो भी हमारे से इस लोटस टेम्पल से या फिर हमारी जो ये सेक्ट है, ये पर्टिकुलर बहानिज्म से जो भी लोग इससे इन्वॉल्व करते हैं या फिर इससे जुड़े हुए हैं, आप पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन मत करिए, राइट। तो इनका ये मानना है, दिस ग्रुप डू नॉट अलाउ देयर मेंबर टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ द नेशन, राइट। दे रिट्रीट देमसेल्फ फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड बाही कम्युनिटी इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट, उनका ये मानना है कि यूनिटी ऑफ गॉड, यूनिटी ऑफ रिलीजन, यूनिटी ऑफ ह्यूमैनिटी, यूनिटी ऑफ वननेस। तो सभी जो कम्युनिटी है उनके डिफरेंट क्या है, उनके बिलीव्स है।
तो एज ए रिजल्ट दे प्रिस्क्राइब देयर मेंबर टू नॉट टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री। अब देखिए ये आ जाती है हमारी रिटेलिएटरी, ये थोड़ी जो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। जैसे इफ यू कैन प्रोग्रेस ओनली व्हेन द अदर कम्युनिटी इज डिप्राइविंग, हिंदू मुस्लिम, जैसे अभी आज के टाइम में हमारे यहाँ पे हो रहा है कि इफ वन पर्टिकुलर कम्युनिटी इज ऑन राइज, दूसरी कम्युनिटी को क्या आ जाता है, डेप्रिवेशन, मतलब उनको एक डेप्रिवेशन फील होने लगता है कि दिस कम्युनिटी इज ऑन राइज, हमारे लिए कल को खतरा बन सकती है। तो ये जो रिटेलिएटरी वाली जो है ये चीज यहाँ पे। उसके बाद सेपरेटिस्ट, द डिमांड फॉर पंजाबी सूबा दैट इज सेपरेट स्टेट बेस्ड ऑन मोर ऑटोनॉमी। तो जो 1984 में हो रहा था वो पंजाबी सूबा के लिए काम हो रहा था, और आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑल्सो दे आर डिमांडिंग अ सेपरेट सूबा जिसको ज़्यादा ऑटोनॉमी हो। काफ़ी आपने देखा होगा नॉर्थ ईस्ट में भी स्टेट्स को ज़्यादा ऑटोनॉमी मिली हुई है, और दे आर डिमांडिंग मोर ऑटोनॉमी। और ये जो ऑटोनॉमी है ये मांग रहे हैं, ये ससेशनिस्ट मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं मांग रहे हमारे से, ये विद इन द एम्बिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दे आर डिमांडिंग मोर ऑटोनॉमी इन टर्म्स ऑफ foreign relations, in terms of more control on their financial independence, इस तरह से। उसके बाद secessionist, they demand for secession, that is demand for Khalistan, that is separate nation, is a secessionist aspect of communalism, जो 1984 में हुआ था हमारे यहाँ पे। उसके बाद ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था जो हमारा पंजाब में, उनकी secessionist डिमांड थी कि उन्हें सेपरेट पंजाब चाहिए था, एक सेपरेट कंट्री। अब देखिए इसके बाद एवोल्यूशन ऑफ कम्युनलिज्म देखते हैं। हिंदू सिख रिलेशन हमारे बहुत ही बिटर रिलेशन थे 1984 में, सिख राइट्स हुए दिल्ली में, बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट था। उसके बाद देखें तो हिंदू मुस्लिम रिलेशन प्री इंडिपेंडेंस, आज़ादी से पहले कैसे हिंदू मुस्लिम रिलेशन, इन दोनों के बीच कैसे एनिमिटी पैदा की ब्रिटिशर्स ने, तो ये बैकग्राउंड हमें देखना बहुत ज़रूरी है। क्या था इससे पहले, जैसे एस्पिरेशन एंड इंटरेस्ट ऑफ मिडिल क्लास, aspiration interest of middle class in a social situation which do not offer them adequate opportunities created ground for communal politics which was used to pressurize government to create quotas। अब देखिए हम देखेंगे एंटी मुस्लिम बायसनेस भी अंग्रेजों ने की उस टाइम पे। काफ़ी जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग था उनको जॉब्स अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी नहीं थी उस टाइम पे, एंड दे आर नेग्लेक्टिंग सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और वो डेलिबरेटली ऐसा कर रहे थे, डेलिबरेटली, राइट। तो वो चाहते थे कि देयर शुड बी अ डिवाइड एंड रूल, तो वो डिवाइड कर सके और रूल कर सके ना। आपने देखा होगा कि जब बंगाल स्प्लिट था वो भी उन्होंने जानबूझ के किया था, टू सो द सीड ऑफ कम्युनलिज्म। और जो नेशनल हमारी फीलिंग थी, जो नेशनल इंटीग्रेशन का जो काम चल रहा था उस टाइम में, उसमें वो हर्डल पैदा करना चाह रहे थे ब्रिटिशर्स। सो एंटी मुस्लिम बायसनेस पैक्ट ऑफ 1857 आल्सो क्रिएटेड एप्रीहेंशन अमंग द मुस्लिम कम्युनिटीज। उसके बाद सोशल इकोनॉमिक रियलिटीज इन इंडिया वॉज सच दैट रिलीजियस डिस्टिंक्शन वॉज कोइंसाइडेड विद द क्लास एंड सोशल डिस्टिंक्शंस। हुआ क्या था, जैसे हिंदू लैंडलॉर्ड्स वर पिटेड अगेंस्ट मुस्लिम पीजेंट, जो हिंदू लैंडलॉर्ड थे और मुस्लिम पीजेंट्स थे वो उनको मतलब उनके बीच में एनिमिटी थी काफ़ी। उसके बाद देखिए तो कम्युनलिज्म वॉज आल्सो मैन्युफैक्चर्ड विज अ विस पावर स्ट्रगल। देखिए अमंग द अबव स्ट्राटा, अब पावर स्ट्रगल में देखें तो मुस्लिम जमींदार जहाँ पे थे, मुस्लिम जमींदार इन बंगाल कॉन्स्टिट्यूंसी जो थी, बंगाल जो प्रोविंस था उसके अंडर मुस्लिम जमींदार थे और हिंदू मनी लेंडर्स थे, तो उनके बीच काफ़ी तनाव था और वेस्टर्न पंजाब में, राइट। उसके बाद मुस्लिम जोतेदार वर्सेस मुस्लिम जमींदार इन ईस्टर्न बंगाल, इनके बीच दोनों में एनिमिटी थी, राइट। तो ये कम्युनलिज्म वाज आल्सो, मतलब उनके बीच में एक पावर स्ट्रगल था, और पावर स्ट्रगल आपको पता है ये हमेशा से चलता आ रहा है और चलता रहेगा। तो पावर स्ट्रगल जब भी होगा तो कुछ फ्रिक्शन हमेशा होगी। तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स, ये देखेंगे आप, इट्स अ कंप्लीट, अगर यहाँ से देखेंगे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स, ये आपको दिख जाएगा कि यहाँ से ही कम्युनलिज्म उन्होंने स्टार्ट किया था। टू काउंटर द नेशनल मूवमेंट कम्युनलिज्म बिकम द मेन दिस टूल ऑफ ब्रिटिशर्स, राइट। तो 1909 मोरले मिंटो रिफॉर्म भी आपको पता होगा। सो उसके बाद जो क्या टूल्स थे उनके पास, टॉलरेंस टुवर्ड्स कम्युनल प्रेस, सेपरेट इलेक्टोरेट्स, एक्सेप्टेंस ऑफ कम्युनल लीडर एज द मेन स्पोक पर्सन ऑफ देयर कम्युनिटी। तो हर एक कम्युनिटी के जो उनके लीडर्स थे, कम्युनल लीडर्स थे, जैसे अगर आप देखेंगे जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना,
फॉर वन पर्टिकुलर कम्युनिटी। हमारे यहाँ से जो देखेंगे तो एक्सट्रीमिस्ट में हिंदू आइडियोलॉजी से या फिर हिंदू महासभा से कुछ एक लीडर थे। उसके बाद पॉलिसी ऑफ नॉन एक्शन एक्ट्स। तो उस टाइम पे क्या था, वन रिलीजियस कम्युनिटी के जो लोग थे उन्होंने बोला कि वी शुड नॉट पार्टिसिपेट इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। हमें अपने आप को अपलिफ्ट करना है। वी डू नॉट नीड टू दिस अलाइन विद द मेन नेशनल पॉलिटिक्स से हमें नहीं जुड़ना है। हमें अपनी जो सेल्फ इंटरेस्ट है उसके लिए काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ कम्युनिटीज का पार्टिसिपेशन इन तीनों मूवमेंट में नहीं था। ठीक है, आई डोंट वांट टू नेम देम। नेक्स्ट इज ओवरथ्रो ऑफ कॉलोनियल स्टेट वाज ओनली ए नेसेसरी कंडीशन। ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, अगर आप इसको ट्राई करना चाह रहे हैं तो ओवरथ्रो ऑफ कॉलोनियल स्टेट वाज ओनली ए नेसेसरी कंडीशन टू फाइट कम्युनलिज्म बट नॉट सफिशिएंट। राइट, क्रिटिकली कमेंट करना है आपको। आपके सीएपीएफ एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन नहीं आएगा। सीएपीएफ एग्जाम में बहुत जनरल आता है, तो इसमें काफ़ी स्पेसिफिक पूछा है, तो इसको हम लीव कर सकते हैं। आप अगर इंटरेस्ट है तो आप पढ़ सकते हैं, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए, इज रिलीजन रिस्पॉन्सिबल कम्युनलिज्म, इस तरह से आपके पास एक टॉपिक आ सकता है सीएपीएफ एग्जाम में, इज रिलीजन रिस्पॉन्सिबल कम्युनलिज्म। तो सबसे पहले देखेंगे कम्युनलिज्म इज नॉट इंस्पायर्ड बाय रिलीजन, नीदर रिलीजन इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स। राइट, हाउएवर कम्युनलिस्ट बेस देयर पॉलिटिक्स ऑन रिलीजियस डिफरेंसेस। यहाँ पे जो कम्युनिस्ट लोग हैं या फिर जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व लोग हैं वो इस चीज़ का फायदा उठाते हैं कि देयर आर सम रिलीजियस डिफरेंसेस बिटवीन टू कम्युनिटीज, तो उसी का वो फायदा उठाते हैं, उसको वो मुद्दा बनाते हैं और उससे उनको काफ़ी गेन होता है इन इलेक्शन, ड्यूरिंग इलेक्शन। जो उनकी डिवाइसिव पॉलिटिक्स है उसके अंडर उनको काफ़ी गेन होता है। तो अब देखेंगे तो लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूसीसी, रिलेटिव डेप्रिवेशन अलोंग द पॉलिटिकल मैनिपुलेशन हैज लीड परसिस्टेंस ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया। ये दो रीजन रहे हैं जिससे कम्युनलिज्म और ज़्यादा फैला है। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरी तरह इंप्लीमेंट नहीं है थ्रू आउट इंडिया, और रिलेटिव डेप्रिवेशन जैसा एक चीज़ है कि एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी मार्जिनलाइज्ड है, दूसरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के पास ज़्यादा रिसोर्सेज है, तो ये रिलेटिव डेप्रिवेशन अभी भी है। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कैन इंडिविजुअल इंसिडेंसेस ऑफ बाइगोटरी कैन बी सीन ए साइन ऑफ राइजिंग इनटॉलरेंसेस इन इंडिया। राइट, तो ये आपका एक क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद देखें तो व्हाट आर द सोशो इकोनॉमिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया। क्या सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, अभी हमने डिस्कस किया है, सभी सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स में रिस्पॉन्सिबल है। प्री इंडिपेंडेंस क्या फैक्टर्स थे, आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या फैक्टर थे। अब देखिए, मॉडर्निटी इज ब्रीडिंग रिलीजियस फंडामेंटलिज्म। मॉडर्निटी मतलब जो वेस्टर्नाइजेशन है, वेस्टर्नाइजेशन भी अगर मॉडर्निटी को चेंज करके इज ब्रीडिंग रिलीजियस फंडामेंटलिज्म। क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। अगर मैं बात करूँ सीएपीएफ एग्जाम में कौन सा पूछा, 2018 में पूछा था, सिविल रॉन्ग एमर्जिंग फ्रॉम रिलीजियस बाइगोटरी। सिविल रॉन्ग, अब देखिए, फ्यू इंसिडेंसेस कैन इंडिविजुअल इंसिडेंसेस, तो एक ही बात है, सिविल रॉन्ग एमर्जिंग मतलब कुछ इंसिडेंट हुए होंगे, कोई रॉन्ग इंसिडेंट हुआ होगा। अब देखिए, ऑफ बाइगोटरी कैन बी सीन ए साइन ऑफ राइजिंग इंटॉलरेंस इन इंडिया, तो ये टॉपिक आपका 2018 में पूछा था। तो इस तरह से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है कि सोसाइटी को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, उसका बैकग्राउंड आपको जानना है, फिर आपको एक वे फॉरवर्ड तैयार करना है। राइट, एक क्वेश्चन पूछा 2018 में, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म अ चैलेंज टू नेशनल सिक्योरिटी। तो जब तक आपको नहीं पता होगा व्हाट इज रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, जब तक आपको नहीं पता होगा कि कम्युनलिज्म के बाद ही नेक्स्ट स्टेज है रिलीजियस फंडामेंटलिज्म की, तो आप उसको कैसे कनेक्ट कर पाएंगे। राइट, तो बैकग्राउंड नॉलेज आपके पास होनी बहुत जरूरी है। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, इंडिया प्रीच। ये देखिए आप डायमेंशन इसमें देखिए, हम इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली कि आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ हमारे यहाँ पे, किस तरह से जो फॉल्टी डेवलपमेंट मेथड्स थे वो उन्होंने हमारे बीच में एक सिचुएशन और पैदा कर दी, जैसे हैव्स एंड हैव्स नॉट वाली। देखते हैं कि इंडिया प्रीच सोशलिस्टिक पैटर्न। सोशलिस्टिक पैटर्न हमने यूएसएसआर से लिया था, जिसमें काफ़ी जो वेलफेयरिस्टिक पॉलिसीज थी वो हमने यूज़ की। उसके बाद देखिए तो प्रैक्टिस पैटर्न, देखिए हमने प्रीच तो किया कि सोशलिस्टिक पैटर्न, हमारा जो डेवलपमेंट मॉडल था वो सोशलिस्टिक पैटर्न पे था, लेकिन वी प्रीच्ड कैपिटलिस्टिक पैटर्न, हमें मार्केट फोर्सेस को ज़्यादा बढ़ावा दिया। तो इससे दो तरह की हमारे पास डेवलपमेंट हुई।
एक डेवलपमेंट हुई, इट वॉज नॉट एनफ टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब जो हमारी सोशलिस्टिक अप्रोच थी उसने जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशन थी या फिर पॉवर्टी वाली जो सिचुएशन थी उसको अच्छे से डील नहीं किया। फिर क्या हुआ, जब अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी इतनी ज़्यादा हो गई हमारे देश में, उससे जो फ्रस्ट्रेशन थी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में, मार्जिनाइज कम्युनिटी में, वो बढ़ गई। तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई तो इट बिकम ब्रीडिंग ग्राउंड, ठीक है, फॉर रिक्रूटमेंट, किसी तरह की रिक्रूटमेंट, फॉर रिक्रूटमेंट अंडर सम रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन एक्टिविटीज़, उसके अंडर रिक्रूटमेंट बढ़ गई। एंड द अपैथी ड्यू टू फीलिंग ऑफ रिलेटिव डेप्रिवेशन उससे बढ़ गया ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन। एक कम्युनिटी के लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट या फिर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ और पॉवर्टी जैसी सिचुएशन ज़्यादा थी। उसके बाद देखें तो दूसरा जो एक मेथड था आफ्टर द इंडिपेंडेंस, जो डेवलपमेंट के अंडर हमने देखा है, इट फर्दर एग्रावेटेड द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज। क्लास पोलराइजेशन होने लगी उसमें, हैव्स एंड हैव्स नॉट, दो तरह की जो हमारी क्लास थी वो डेवलप होगी। हैव्स में देखें, अगर हम हैव्स जो ऑलरेडी जो काफ़ी अच्छे लेवल पे लोग थे, जिनके पास अच्छे रिसोर्सेज थे, उनके पास काफ़ी पॉलिटिकल राइट्स उनके अच्छे थे, काफ़ी पहुंच थी उनकी, अगर वो देखें कि सरकार कुछ माइनॉरिटी के लिए कुछ अच्छा काम कर रही है तो वो बोलते थे कि दिस गवर्नमेंट जो काम कर रही है वो इट्स वर्किंग फॉर माइनॉरिटी अपीसमेंट। एक ही सिचुएशन पैदा होगी गवर्नमेंट के पास। दूसरा हैव्स नोट, जिसके पास कुछ नहीं था, जो मार्जिनाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते थे, इफ एफर्ट्स नॉट मेड, अगर उनके लिए कुछ काम ना करे तो ये बोलते थे कि ये मेजोरिटेरियन, मतलब उनकी सरकार है जो मेजोरिटी में है। मेजोरिटी में आपको पता है इंडिया में कौन कम्युनिटी है, तो उनके लिए काम कर रही है, हमारे लिए कुछ काम नहीं कर रही है। तो ये जो सिचुएशन है, फ्रस्ट्रेशन या फिर एपैथी या फिर रिलेटिव डेप्रिवेशन सिचुएशन और भी ज़्यादा बढ़ गई। सो इट लीड टू कल्चर ऑफ प्रोटेक्शनिज्म एंड फंडामेंटलिज्म, ठीक है। तो ये जब सिचुएशन जो है हमारे देश में बनी है, इसके लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल है, कोई आउटसाइड फोर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो सूडो सेक्युलरिज्म ये हो गया, ठीक है। और चलिए अब हम बात करते हैं रिलीजियस फंडामेंटलिज्म की। व्हाट इज रिलीजियस फंडामेंटलिज्म? इट इज अ वायलेंट ऑफशूट ऑफ कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म का ही एक नेक्स्ट जो सब ब्रांच होती है जिसमें वायलेंस ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। डिफाइंड एज अ विजिबल पैटर्न ऑफ रिलीजियस मिलिटेंसी, हमने कहाँ पे देखी है? जम्मू एंड कश्मीर में। बाय विच द सेल्फ स्टाइल्ड ट्रू बिलीवर्स ट्राई ट्रू, जो ट्रू बिलीवर्स या फिर सेल्फ स्टाइल्ड जो इसके जो लोग हैं वो क्या अजर्ट करने की कोशिश करते हैं? दे अरेस्ट द इरोजन ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी। उनको ये लगता है ड्यू टू वेस्टर्नाइजेशन या फिर मेन स्ट्रीम में आने से जो उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी है, जो उनकी कोर बिलीफ है, उनको ठेस पहुंचेगी। तो ये रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट लोग रिक्रूटमेंट करते हैं लोगों की और इनडॉक्ट्रिनेट करना शुरू करते हैं। तो सेकंड इज फोर्टिफाई द बॉर्डर्स ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी, मतलब अपनी कम्युनिटी को इतना क्लोज बना देते हैं। इतना क्लोज बनाने का कारण इनका यही है कि जो उनकी सोसाइटी मेन स्ट्रीम नहीं होनी चाहिए, तो उनकी जो ग्रिप है सोसाइटी से वो छूट जाएगी अगर उनकी जो सोसाइटी मेन स्ट्रीम हो जाएगी। नेक्स्ट इज लुक फॉर अल्टरनेटिव फॉर सेक्युलर इंस्टीट्यूशंस, राइट। और अब फैक्टर्स देखते हैं हम इसका। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, क्या फैक्टर्स है? मॉडर्नाइजेशन, देखिए आपने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सुनी होगी, बोको हराम, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री के अंदर मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी कंट्री है, शायद नाइजीरिया होगी। तो उसके अंदर वो जो टेररिस्ट ग्रुप है बहुत ज़्यादा एक्टिव है। उनका ये मानना था कि मॉडर्नाइजेशन या फिर वेस्टर्नाइजेशन और जो इनके बिलीफ सिस्टम है, ये सिस्टम अगर हम और जो वेस्टर्न एजुकेशन है अगर यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो उनकी जो बिलीफ है तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, उनको बहुत ज़्यादा ठेस होने वाली है, तो उनका जो रिलीजन है खतरे में आ जाएगा, ये उनका मानना था। तो वहाँ पे जो अफगानिस्तान का भी जो हम सिचुएशन देखें तो गर्ल्स की एजुकेशन वो अभी भी मना करते हैं कि गर्ल्स को एजुकेशन नहीं देनी चाहिए, राइट। तो ये एक एग्जाम्पल है। मॉडर्नाइजेशन वो एक खतरा मानते हैं अपने रिलीजन के लिए। नेक्स्ट इज सेकुलराइजेशन। अभी हम सेकुलराइजेशन में धर्मनिरपेक्षता बोलते हैं, हम धर्मनिरपेक्षता मतलब किसी भी एक रिलीजन की साइड ना लेके हम सेकुलर बन जाए। इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, राइट। पाकिस्तान इज नॉट अ सेकुलर कंट्री, इट्स अ इस्लामिक कंट्री। तो सेकुलराइजेशन का मतलब है विच मीन्स डिफरेंशिएशन, प्राइवेटाइजेशन एंड डिक्लाइन इन सोशल सिग्निफिकेंस ऑफ रिलीजन। मतलब आप रिलीजन को इतना महत्व मत दीजिए, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक जो डिमांड है उत्तराखंड और गोवा के अंदर तो ऑलरेडी इंप्लीमेंट है, लेकिन उत्तराखंड गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू ब्रिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड, राइट।
तो सभी जो धर्मों के लोग हैं वो एक ही तरह ट्रीट हो, जो उनके पर्सनल लॉज हैं, राइट, जो उनके मैरिज, डाइवोर्स और जो उनके लॉज हैं, वो सभी जो लोग हैं एक ही तरह ट्रीट हो, राइट। तो ये वो चाहते हैं सेकुलराइजेशन, और ये भी एक थ्रेट मानते हैं कौन, फंडामेंटलिस्ट, रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट, के सेकुलराइजेशन नहीं होनी चाहिए, सभी लोगों को एक तरह ट्रीट करने का कोई मतलब नहीं है। However, there are the necessary, not the sufficient condition, since it also depends upon the level of ideological cohesion। मतलब ये जो ऊपर दो कंडीशंस थी, ये कंडीशन तो है ही, लेकिन जो ये कंडीशन है, अब ये दो तीन चार जो कंडीशन है, ये इस सिचुएशन को और भी ज़्यादा एग्जाजरेट करती है। जैसे आइडियोलॉजिकल कोहेशन, सेम आइडियोलॉजी के लोग अगर एक साथ मिल जाए, मतलब रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट दो तीन इकट्ठे हो जाए, तो उसको ज़्यादा पुश मिलता है। दूसरा, पोटेंशियल रिक्रूट्स को ढूंढते हैं वो। तीसरा, अगर उनकी जो उनके ऑर्गेनाइजेशन में कोई कैरिस्मेटिक लीडरशिप है, राइट, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस ऑर्गेनाइजेशन या फिर किस कम्युनिटी के लोगों में, हर एक कम्युनिटी के लोग में आपको एक कैरिस्मेटिक लीडरशिप मिलेगी जो मोबिलाइज करता है लोगों को, कुछ ना कुछ हेट स्पीच देके या फिर कैसे ना कैसे करके कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी आपको मिलेगी। सो दीज आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर। एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो सोशल मीडिया। जैसे मुजफ्फराबाद जो राइट्स हुए आपके उत्तर प्रदेश में, उसमें सोशल मीडिया ही इन्वॉल्व थी। ड्यू टू सोशल मीडिया, ड्यू टू मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन, डिसइन्फॉर्मेशन कैंपेन, जब ये सब राइट्स वहाँ पे हुए थे। अब वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए हमारा, हाउ टू एड्रेस कम्युनलिज्म इन सोसाइटी। अब जैसे देखिए तो मोर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ नीड्स टू बी गिवन टू वेरियस ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। किस तरह के पॉलिसी मेकिंग हमारी ये होनी चाहिए कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट होनी चाहिए हमारी, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन, होलिस्टिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वही बात कर रहा हूँ, हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के इंक्लूसिव डेवलपमेंट होनी चाहिए। परसेप्शन मैनेजमेंट अमंग पीपल, सबसे इंपॉर्टेंट टूल है परसेप्शन मैनेजमेंट। जो अभी आज के टाइम में हमारा परसेप्शन मैनेजमेंट है वो नेगेटिव है। एक कम्युनिटी के लोगों को देखने का दूसरी कम्युनिटी के, जो हम रिलीजियस इंटॉलरेंस जो हम बोलते हैं, अगर किसी कम्युनिटी के लोग उनको मतलब अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं, अगर हमने गुड़गांव में देखा है, राइट, तो जो नमाज, जो आज़ान के टाइम पे जो ऑफर करने आते हैं प्रेयर, तो उनको जो खुले ग्राउंड में वो करते थे एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी, उनको अलाउड नहीं कर रही अब गवर्नमेंट। तो एक परसेप्शन मैनेजमेंट बदल गया है कि अब उनको एक क्लोज्ड एरिया में ही करना चाहिए ये ऑफर, तो ये गलत चीज़ है। तो परसेप्शन मैनेजमेंट, राइट। उसके बाद कम्युनल प्रेस नीड्स टू बी बैंड। हमारे आपको पता है कि सोशल मीडिया इज नाउ डेज, तो यहाँ पे भी हमें टोटल ओवरहॉलिंग ऑफ द सिस्टम की रिक्वायरमेंट है कम्युनल इसके अंडर, प्रेस के अंडर। उसके बाद ओवरहॉलिंग ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। अगर हम एजुकेशन सिस्टम को ही शुरुआत से इतना स्ट्रॉन्ग कर दे, राइट, तो ये सारी सिचुएशन अर्ली स्टेजेस पे डील हो सकती है। साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा देना चाहिए, नॉट आइडियोलॉजिकल कलरेशन ऑफ इश्यूज। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग ऑफ द पुलिस पर्सनल टू एड्रेस द क्राइसिस सिचुएशन, क्योंकि हमने मोस्ट ऑफ द टाइम वी फाउंड कि पुलिस इज इनसेंसिटिव एट दैट पर्टिकुलर टाइम। उस टाइम पे इनसेंसिटिव थी, उनको लगा कि जैसे खारगोन मध्य प्रदेश में भी देखा हमने कि पुलिस साथ में ही खड़ी है और एक आदमी की लिंच हो जाता है, लिंचिंग हो जाती है, तो ये इनसेंसिटिव है। मतलब ये हमें, मतलब ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, क्योंकि पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। अगर उनके सामने ही ये सिचुएशन, ये जो चीज़ हो रही है, ठीक नहीं है। उसके बाद देखिए द पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स नीड टू बी चेक्ड। जैसे पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन को कौन कौन सी इश्यूज है, हिजाब इशू आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। उसके बाद फूड इशू ऑन रामनवमी, मतलब कौन सा फूड आपको फॉलो करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा प्रोफेशन। जैसे आपने देखा होगा कि एक डांसर थी, शी बिलोंग टू वन पर्टिकुलर कम्युनिटी, और ड्यूरिंग वन पर्टिकुलर उनको टेम्पल में डांस करने से मना कर दिया, राइट, ड्यू टू द रीज़न बिकॉज शी बिलोंग्स टू अनदर रिलीजन। तो ये एक रीज़न रहा है। ऑल्दो शी वॉज अ ग्रेट डांसर, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। और लोगों को मना कर दिया कि ड्यूरिंग दैट रामनवमी आप कुछ एक जो दुकानें हैं वो नहीं खोल सकते, सिलेक्टिवली उनको टारगेट किया गया। नेक्स्ट इज एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द सिविल सोसाइटी को पार्टिसिपेट करना होगा अगर इस जैसी सिचुएशन से हमें डील करना है तो। नेक्स्ट इज एक्सट्रीम कम्युनल आउटफिट जो है हमें बैन करनी होगी टारगेटेड, और उनको बंद करना होगा टोटली। एंड रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म को बढ़ावा देना होगा, और डी रेडिकलाइजेशन ऑफ यूथ थ्रू मीडिया। अब रेडिकलाइजेशन हो रहा है, एक नैरेटिव बन रहा है, तो उस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए वी नीड अ काउंटर नैरेटिव और सम डी रेडिकलाइजेशन स्ट्रेटजी, राइट।
तो ये डी रेडिकलाइजेशन स्ट्रेटजी क्या होगी, जम्मू एंड कश्मीर में कैसे डी रेडिकलाइज कर सकते हैं हम, और इंडिया के जैसे मेन स्ट्रीम सोसाइटी पॉलिटिक्स में या फिर मेन स्ट्रीम सोसाइटी में कैसे डी रेडिकलाइजेशन हो सकता है, कैसे रिलीजियस टॉलरेंस ला सकते हैं हम, ये सभी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये है हमारा जैसे CPF पेपर 2 एनरिचमेंट प्रोग्राम है। अंडर दिस नेशनल सिक्योरिटी इज़ ऑलरेडी कवर्ड फॉर बैच 2 एंड बैच 3। इंडियन सोसाइटी कवर हो जाएगी थोड़े दिनों में। ह्यूमन राइट इशू इज़ कवर्ड टू सम एक्सटेंट, एग्रीकल्चर इशू इज़ कवर्ड, इंटरनेशनल रिलेशन इज़ कवर्ड, और जैसे टाइम मिलेगा इंटरनेशनल इशू में और भी डेवलपमेंट होगी आने वाले 3 महीने में, तो इंटरनेशनल रिलेशंस उस तरह से हम डील करेंगे। पॉलिटी में जैसे सेंटर स्टेट रिलेशन हमने कवर कर लिया है, पार्लियामेंट्री फंक्शन कवर कर लिया है, और इंटर स्टेट डिस्प्यूट कुछ हद तक कवर किए हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं। और जो अभी नेक्स्ट बैच है आपको पता चल गया, समाधान बैच 4, इसके अंडर आपको मतलब कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर किया जाएगा, हर एक थीम वाइज आपको कैपेबल बनाया जाएगा। और डेटा मटेरियल इन सब चीज़ों के पीछे मत भागिए, सिर्फ आप थोड़ा सा अपनी जो लिखने की प्रैक्टिस है उसको अच्छा कीजिए, तो आप CAPF एग्ज़ाम में बहुत बेटर कर सकते हैं, राइट। मटेरियल एक्वायर करेंगे तो इन द एंड बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आ जाएगी, प्रेजेंटेशन पे ध्यान दीजिए, राइट। सो थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे डी रेडिकलाइजेशन स्ट्रेटेजी।